जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरहानी किसान में जुल्फ़कार शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस कुर्रा अर्ज़ पे 200 से ज़ायद ममालिक हैं इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप मुख्तलिफ ममालिक की मईशत को देखें, इकानमी को देखें, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मुल्क की इकानमी जो है वो किसी एक ही चीज़ के ऊपर इंसार कर रही हो। मुख्तलिफ ममालिक की इकानमी जो है, मईशत जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इंसार करती है। कुछ ममालिक जिस तरह जनूबी अफ्रीका है, वो मसला सोने की कानें हैं, वहाँ पर वो उनसे इतनी दौलत हासिल करते हैं, उनसे इतनी आमदन हो जाती है कि उनकी मईशत के लिए वही काफ़ी है। अरब ममालिक की अगर हम बात करें तो उनकी इकानमी जो है वो तेल की दौलत के ऊपर खड़ी हुई है। इसी तरह इटली हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, तो इन ममालिक की जो मईशत है वो मुकम्मल तौर पर इंहिसार अगर किसी पे कर रही है तो वो सनती शोबा है। कुछ ममालिक के अंदर टूरिज़्म की इंडस्ट्री इतनी मजबूत है और वहाँ पे टूरिज़्म इतना ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट आते हैं कि उन ममालिक की इकानमी के लिए वही काफ़ी होता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की अगर मईशत पर बात करें तो हमारा मुल्क चूँकि एक ज़रई मुल्क है, लिहाजा हमारी मईशत जो है वो भी बराह रास्त उसका ताल्लुक है ज़राअत के शोबे से। और अगर हम अपने सनती शोबे की बात करें तो सनती शोबा जो है वो उसका भी जो बहुत बड़ा इन्हिसार है वो शोबा ज़राअत के ऊपर है। यानी अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, लेदर इंडस्ट्री की बात करें, कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, शुगर इंडस्ट्री की बात करें, बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें, तो ये तमाम की तमाम जो सनतें हैं इनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो हमारी ज़राअत के साथ है। अगर हम ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ फसलों की बात करें तो पाकिस्तानी नहीं, दुनिया भर के अंदर जिस तरह गंदम है, काटन है, मकई है, बहुत अहम फसलें हैं। चावल है, पाकिस्तान में मसलन एक्सपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो बहुत अहम फसल है। लेकिन कमाद एक खास ऐसी फसल है नाज़रीन कि जिसकी बाई प्रोडक्ट 100 से ज़्यादा है, जिनमें अल्कोहल हो गई, चिपबोर्ड हो गई, विनबोर्ड हो गई, मछलियों की, मुर्गियों की जितनी ये गज़ा है वो भी इसी से हासिल हो पाती है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इसे एक गरीब परवर जिसे कहते हैं फसल, वो भी कहा जा सकता है। 1 लाख तकरीबन हमारा काश्तकार है जो बराह रास्त कमाद की फसल से जिसका ताल्लुक है, जबकि तकरीबन 15 लाख अफराद ऐसे हैं, सिर्फ कमाद की फसल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दीगर ज़राअत की जितनी फसलें उनसे नहीं, कि 15 लाख अफराद ऐसे हैं जिनका बिलवास्ता या बिला वास्ता कमाद की फसल के साथ ताल्लुक है। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर 15 लाख अफराद यानी 15 लाख घराने कमाद की फसल के साथ मुंसलिक हैं तो पाकिस्तान के अंदर कमाद की फसल की अहमियत क्या होगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत और दही मईशत के हवाले से इसकी अहमियत क्या होगी। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि आज का हमारा मौजू भी यही है कि शुगर केन और इसकी बाई प्रोडक्ट्स, यानी ये बाई प्रोडक्ट्स के हवाले से किस कदर अहमियत है, इसकी मईशत में किस कदर अहमियत है। लेकिन मैं हस्बे दस्तूर में ये आपको बताता चलूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम मगेनी, तहसील बवाना, ज़िला चनेोट में हम बैठे हुए हैं और जिस जगह हम मौजूद है मगेनी के अंदर, ये हाजी दिलावर खान साहब साहबका MP है, उनका डेरा है। और बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन आज भी जो हमारे काश्तकार भाई हैं वो इस प्रोग्राम को देखने आए हैं। इर्द गिर्द जो पूरे गांव देहात हैं, जिनमें टाहली मगेनी, बग्गा अहमद वाला, ठट्ठा शहादत, हवेली बाटा, नड़के, कॉलोनी और दीगर जो कस्बात हैं आसपास के, उनसे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं हमारे काश्तकार। और दूसरे सेशन में हम जाएंगे इनके पास भी और इन इलाकों में जो ज़राअत के हवाले से मुश्किलात हैं वो भी इनसे पूछेंगे। तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। मंजूर सना साहब हैं, सीनियर टेरिटरी मैनेजर अली अकबर इंटरप्राइजेज चनेोट, उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाजी अब्दुल रज़ाक साहब जो कि फ्रेंचाइजी हैं टारगेट ज़रई मरकज़ बवाना के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी मोहम्मद आज़म खान साहब जो कि इस इलाके के एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, काश्तकार हैं। तो मंसूर सना साहब, मैं आपसे बात शुरू करूँगा कि जिस तरह कमाद की फसल के हवाले से बात हुई कि एक मतलब बहुत बड़ी रेंज है, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि गन्ने की फसल की आप बाई प्रोडक्ट कह लें या उर्दू में कह लें कि ज़ैली मसनूआत हैं। तो इस हवाले से आप कहिएगा कि एक शुगर मिल से लेके एक आम आप फुटपाथ पे चले जाएँ तो आदमी गन्ने का रस निकाल रहा है, तो एक बहुत हाई लेवल से लेके एक निचली सतह तक जो रोज़गार है उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और इसकी ज़ैली जो मसनूआत है उस हवाले से आप क्या कहेंगे, इसकी अहमियत जो है हमारी मईशत के अंदर। शाह साहब, जैसे आपने कहा कि कमाद हमारी बहुत बड़ी फसल है, कपास की फसल या मुंजी या गंदम के हवाले से हम जितने मोहतात होते हैं, हम कभी भी कमाद की फसल के हवाले से इतने मोहतात नहीं रहे। ज़मींदार में अब तक शऊर नहीं जागा कि हमने कमाद की अहमियत क्या है और हमने इसकी पैदावार कैसे बढ़ानी है। जैसे आप पहले जिक्र कर रहे थे कि कमाद से हम तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़ैली ले सकते हैं, जिनमें मेजर चीनी है, अल्कोहल है, कागज़ है, ये चिपबोर्ड है, विनबोर्ड है, बेतहाशा एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। आप तैयार करना शुरू करें तो 2 सफ़े शायद लग जाएँ इसमें। लेकिन जितनी आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 100 से ज़्यादा जिसकी बाई प्रोडक्ट निकल रही हैं वो
एज ए बजात खुद कितनी बड़ी और अहम फसल अहम है। फसल होगी, बिल्कुल ठीक। और जब तक हम इसकी पैदावार नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर है इससे हम जैली प्लाट भी इतनी ज़्यादा नहीं ले सकते जितने हम डिज़ायर करते हैं। बिल्कुल बिला शक, बिल्कुल ठीक बात। और मैं इससे पहले ये ज़मींदारों को, अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हम ज़मीन अपने कमाद की पैदावार फी एकड़ कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पे जब तक हम जोर नहीं देंगे तो हम ज़्यादा बाई प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं जब तक इसकी पैदावार ज़्यादा नहीं आएगी। सबसे पहले तो हमारे जो है पाकिस्तान में, हम पिछले 4 साल से सर्वे कर रहे हैं अली अकबर ग्रुप वाले, तो हमने ये देखा है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो बीमार हैं। सबसे पहले तो ज़मीन का रोल होता है जहाँ पे जिस फसल का बीज बोया जाता है और उसने पैदावार देनी होती है। हमारी ज़मीनों की पीएच एक हम मेजर करते हैं, एक इसका होता है एलिमेंट नापने वाला, वो पीएच 8 से ज़्यादा है, तकरीबन 8.5 एवरेज पीएच है। और जब भी किसी ज़मीन की पीएच 88 हो जाती है, 7 से ऊपर जितनी भी पीएच जाती है वो 88 होती जाती है। 8 से जितनी ज़्यादा होती जाएगी, ज़मीन के अंदर आप जो भी चीज़ डालेंगे वो फसल आसानी से ले नहीं सकती, वो फिक्स हो जाती है। जी मंसूर सना साहब जो बात कर रहे हैं पीएच लेवल की, मैं अपने काश्तकार भाइयों को भी और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं टीवी, मकसद पहले प्रोग्रामों में भी डिस्कस हो रहा है। आसान ज़ुबान में ये बता दूं कि जिस तरह इंसान का एक टेम्परेचर है तो बढ़ता है तो उसे जिस तरह बुखार हो जाता है, तो ये समझिए कि पीएच लेवल भी जो है ये भी एक बुखार है। 1 से लेकर 15 तक होता है, तो 7 इसका जो है वो एक बड़ा आइडियल एक्यूरेट लेवल गिना जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन जो है जिसकी तरह पोटाश हो गई, सल्फर हो गई, अगर ये कंपोजिशन ऊपर नीचे हो जाए तो ये पीएच लेवल भी ऊपर नीचे होगा, तो इसे आप ज़मीन का बुखार समझें। और जाहिर है कि बुखार की हालत में किसी चीज़ कोई भी चीज़ जो है वो अपनी पैदावार बेहतर नहीं दे सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल शाह साहब सही कह रहे हैं। जैसे नॉर्मल बंदा हो तो उसका दिल करता है हर चीज़ वो खा पी लेता है, हर एक्टिविटी काम करने का दिल करता है, लेकिन वही बंदा जब उसका टेम्परेचर बुखार 100 से ऊपर 102 हो जाता है तो आप उसके सामने कोई भी चीज़ रख दें तो उसका दिल नहीं करता खाने को। इसी तरह हमारी ज़मीनों की भी सूरत हाल है। हम अपने इर्द गिर्द देख के हर ज़मींदार अपनी तरफ से कोई 2 बोरी डाल रहा है डीएपी की तो वो डाल देते हैं, कोई कहता है जी नहीं मैंने पोटाश डाली वो भी डाल, लेकिन ये कभी ख्याल नहीं किया कि जितनी खुराक हम ज़मीन को दे रहे हैं आया कि वो फसल ले भी रही है कि नहीं ले रही। अच्छा मंसूर साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा, बिल्कुल आपकी बात ही जारी रहेगी कि जिस तरह इंसान बात हुई कि बुखार है पीएच लेवल, ठीक है। अब अगर इंसान को बुखार होता है या किसी बच्चे को होता है, वो तो हाथ लगाए हैं या उसकी आदत से, या इंसान अगर बड़ा है वो खुद बता देता है कि जी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे बुखार है, ठीक है कि नहीं। जी। उस हिसाब से एहतियात भी कर ली जाती है, डॉक्टर के पास भी जाया जाता है, मेडिसिन भी ली जाती है। अब ये ज़मीन जो है ये तो बेजुबान है, ज़ाहिर है ये नहीं बोलेगी। अब ये ज़मीन हमें नजर आते हुए भी पता नहीं चलेगा खास तौर पे कि इसका पीएच लेवल क्या है। तो अगर एक आदमी रोज के 2 पराठे खाता है सुबह, ठीक है ना जी, दोपहर को भी बड़ी तगड़ी खुराक खाता है, रात का खाना भी बड़ा तगड़ा खाता है कि मैं मजबूत हो जाऊं, मुझे ताकत आ जाए, लेकिन अगर वो बीमार हो जाए तो वही खुराक उसको ताकत की बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर बिल्कुल ऐसे ही है। तो जमीन का भी पीएच लेवल जो है आपने इस तरह जिक्र किया, तो अगर उसका जब तक टेस्ट नहीं करवाएंगे तो जितनी भी आप खाते देते रहे, बीज अच्छा डालते रहे, उसका खास असर तो नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक हम अपनी ज़मीनों का टेस्ट ना करवाएं, बज़ाहिर हम अच्छा ज़मींदार देख के भी बता देता है कि मेरी ज़मीन की हालत कैसी है। जो ज़मीन की पीएच ज़्यादा होती है आप उसको पानी लगाएं तो वो बजाय इसके कि 2 दिन के अंदर पानी बदतर की हालत में आ जाए, वो 5-5, 6-6 दिन पानी खड़ा रहता है, तो ये ज़ाहिर कर रही होती है कि इसकी पीएच ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। अब हमने इन भाइयों को ये तो बता दिए कि ये ज़्यादा है, इसको अब इसके मसले का हल क्या है। जैसे कि अली अकबर ग्रुप पिछले 10 साल से हर ज़मींदार की दहलीज पे जाके ये हम बताते रहे हैं कि आपकी फ़ी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ानी है। और हमारा जो टारगेट ज़रूरी मरकज़ है वो ज़रूरी हॉस्पिटल की तरह काम कर रहा है। वो ये नहीं है कि जो ज़मींदार आएगा जो मांगेगा बगैर पूछे उसको बता दिया जाएगा, बल्कि हमारी एक ज़रूरी सर्विस है, हम बाकायदा जाके उसको टेस्ट करते हैं, उसका मुआयना करके फसल का उसको बताते हैं ये मसला है, उस मसले का हल आपको टारगेट मरकज़ में मिलेगा। ठीक। इसी तरह ये ज़मीन की जब पीएच हाई हो जाती है, मैं आपको बता रहा था, इससे नुकसान ये होते हैं कि जो भी आप खाद देंगे वो फसल को लगती नहीं है, सोडियम साल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, वो ज़मीन को आपस में ज़रात को जकड़ लेते हैं, यानी केमिकल पोजीशन उसकी और ऐसी हो ज़मीन जाती है, ऐसे कुछ हो केमिकल ज़्यादा कुछ कम हो जाते हैं, उनका लेवल नहीं रहता। हाँ, तो ज़मीन को जिस तरीके से मकसद पैदावार देनी चाहिए वो सख्त हो जाती है, सब तो वो नहीं कर पाती। बिल्कुल ठीक। उसके लिए हम सारे पिछले सालों में भी काम करते रहे हैं। पिछले साल से हम बायोफर्ट कंपनी है कनाडा की, उसके साथ हमारा इलाक हुआ अली अकबर का, और बजाय हम उनसे ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं सर,
वो ज़मींदारों को अब दे रहे हैं। बूस्टर सुपर के नाम से हमारा प्रोडक्ट है। इसकी खूबी ये है कि जो आम मार्केट में ह्यूमिक एसिड बिक रहे हैं और ये बूस्टर सुपर में फ़र्क ये है कि जो आम बिकता है उसमें वो पाकिस्तान में बनाए गए हैं, आम कोयला कार्बन से लेके, और उनकी वैसे भी अपनी पीएच जो 8 के करीब है। जो आम बिकता है उसका असर नहीं दिखता। हाँ जी, और ये जो बिकता है इसका असर दिखता है। बिल्कुल दिखता है। और सर ये कनाडा की जो आप देखते हैं कि पूरा साल उधर बर्फ़ रहती है, उधर से जो नेचुरल रॉक्स हैं वो हमने ज़रूरी अपने नबाताती जो ज़राए हैं उनसे ये लिया गया है, और इसकी अपनी पीएच 3.5 से 4 है। ठीक, यानी आप यानी अगर ये काश्तकार करे तो उससे पीएच लेवल जमीन का जो है काफी से ज्यादा बेहतर हो सकता हाँ जी, उससे जब ज़मीन का पीएच लेवल बेहतर होगा, ज़मीन नीचे की तरफ पीएच आएगी तो ज़मीन के ज़रात खुलने शुरू हो जाएंगे, है, जिससे जाहिर है कि वो बीज पानी सबको हाँ ऑब्जर्व करेगा और ज़्यादा फसल में वो फ्लो ज़्यादा हो जाएगा खुराक पानी का फसल की तरफ। मैं आज अब्दुल-रज़ाक की तरफ साहब की तरफ जाऊंगा। जी ऐसा यहाँ आप इस इलाके के मतलब फ्रेंचाइजी हैं, जिस तरह मंजूर सना साहब ने बात की पीएच लेवल की, इस तरीके से मतलब बहुत एक इंटीरियर का इलाका है जहाँ हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप कितने अरसे से, पहले मेरा सवाल ये कि ये जो अद्वियात का काम है कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 30 साल से सर। तो आई साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आज से 30 साल पहले जब आपने काम शुरू किया था, उस वक्त जो हमारे काश्तकार भाई हैं उनके अंदर क्या रुझान था खाद के अलावा, और आज क्या रुझान है? ये 30 सालों में क्या फ़र्क आया? 30 साल पहले जो था ना, दवाइयाँ वगैरह बिल्कुल नहीं बिकती थी। लोगों के घर घर जाकर हम दवाई देते थे, खुद स्प्रे करते थे, खुद उनको मोटिवेट करते थे। हाँ जी, अपने खुद मशीन उठाकर स्प्रे करते थे। आज तो जिम्मेदार इतना हो गया, काशिश खुद भागता है हर चीज़ प्रोडक्ट खरीदने के लिए। यानी आप घरों में जाके जिस तरह कहते हैं कि भाई ले लो तो हाँ जी, ले लो, हाँ, यानी इस तरीके से आप इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਰ ਆ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈ ਨੂੰ ਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ लेकिन देगी। शुरू में असर नहीं होता था। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਂ भरपूर अंदाज ਨਾਲ किਨਾਂ ਜਿਹੜਾ है अपना। तो ये फर्क कब से पड़ना शुरू हुआ, मतलब किस साल से आप कहेंगे? 30 साल से आप हैं इस मतलब फील्ड में? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਮਦਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਮਦਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ। अच्छा, 8-10 साल से यानी आए हैं, तो जाहिर है कि मेरे ख्याल में पैदावार भी फिर हाँ जो है वो फसलों की 8-10 साल से बढ़नी हाँ जी, 8-10 साल ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਖਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਆ ਜੀ, 8 ਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਖਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਣਕ ਜੀ। अच्छा, ਤੇ 10-12 ਮਣ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। लोग कमर्शियल नहीं काश करते। जी नाज़रीन, आप यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा आई साहब कि आपने आई साहब की बात सुनी कि यहाँ हम इंटीरियर में आए हुए हैं, बिल्कुल मसद ज़िला बुआना के नवाई गाँव है मगेनी। आप ये सोचें कि जिस फसल की 100 से ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स हैं, तो वो फसल जानवरों के चारे के लिए अगर काश्त होगी तो उस ज़माने में फिर अगर आप चीनी लेने के लिए राशन कार्ड नहीं बनवाएंगे तो और क्या बनवाएंगे? जी आई साहब, बिल्कुल मैं आऊँगा चौधरी मोहम्मद आज़म खान साहब के पास कि जी आप इस इलाके के काश्तकार हैं। भाई साहब जो कह रहे हैं, आपको पहले समझ क्यों नहीं आई थी? सर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं काश्तकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने गुनाहों मशरूफियात से टाइम निकाल के इस जो है अली अकबर और टारगेट जो है जो इधर आज हो रही है इस इलाके में, हमारे गांव में ख़ासकर मीटिंग, उसमें उन्होंने टाइम निकाला। और आप जो बात इन्होंने की है उस पर मैं उसकी तरफ मैं तवज्जो देना चाहता हूँ कि ये जो है आज से जो 8-10 साल पीछे चले जाएं तो हमें इस कमान के हवाले से इतनी अहमियत और इसके बारे में इतना जो है ना इंटरेस्टेड नहीं थे। वक्त के साथ साथ अब हमें इसकी अहमियत की तरफ और हमें इस अहमियत की तरफ हमें पता चला कि इससे हमें क्या कुछ मिल सकता है। अच्छा साहब, एक चीज़ बताएं, जिस तरह आई साहब ने कहा कि ये एक जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती थी, को गुड़ छोड़ भी बन जाता था शक्कर के? नहीं, अक्सर तो बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो गुड़ ज़्यादा अच्छा गुड़ भी नहीं और शक्कर?
कुछ भी नहीं है तो मीठा होता ही नहीं था? सिवाय सिर्फ जानवरों के चारे थे, कुछ भी नहीं। अच्छा, शक्कर भी नहीं, यानी मीठा भी नहीं था? जी सर। कमाल है नाज़रीन के मकसद। अब मैं मंसूर साहब के गुड़ भी नहीं, शक्कर भी नहीं, सिर्फ जानवरों के चारे के लिए, जी सर। और इतनी अहम फसल जो है, जी। तो अब कुछ समझ आई है हमारे जी, काश? अब वक्त के साथ साथ जो है ना, मैं इसकी तरफ हमें जो है ना पता चला कि ये है क्या चीज़। आज जो है, बल्कि हमें आज से 15 साल पहले इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, कमान की तरफ, जो कि हम अब इसकी तरफ जो है ना देनी तो चौधरी साहब हमें 50 साल पहले चाहिए थी। मंसूर सना साहब क्विकली प्लीज़, के इतनी आप देख रहे हैं कि इतनी अहम फसल के मुतालिक मकसद यहाँ चौधरी साहब भी और आई साहब दोनों मकसद मुतफिक हैं कि बिल्कुल जानवरों के चारे के लिए शक्कर गुड़ तक नहीं बनता था, ठीक है कि नहीं। अब आप मुझे बताएं कि अली अकबर ग्रुप इस इलाकों में मकसद बड़ा इंटीरियर काम कर रहा है, हम यहाँ सोनी धरती वाले आए हैं बड़ा एक तवील सफ़र करके इस गर्मी के अंदर, तो कुछ बेहतरी आपको नज़र आ रही है? फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको इसका, बड़े क्विकली, क्योंकि ब्रेक का टाइम होने वाला है। जिस तरह हाजी साहब ने बात की है, इससे तो बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है। हमने पिछले साल खास तौर पर फैसलाबाद जोन ने हमारे राय जुल्फ़िकार साहब हैं, उनके साथ मिलकर एक प्लान आउट किया था इस जोन में, और हमने हर ज़मींदार को 2-2 एकड़ के डेमो प्लाट, नुमाइशी प्लाट लगा के दिए थे, जिनमें आपने सारे अपने प्लाट इस्तेमाल करवाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन नहीं करेंगे, फी एकड़ पैदावार उनकी 1000 मन, 1200 मन, 1500 मन तक हमने ली है। यानी आपने कहा सुन के नहीं तो देख के ही अकल आ जाए। चलें मंसूर सना साहब, सॉरी आपकी बात जारी है, लेकिन वक्त चूँकि ब्रेक का हुआ है। नाज़रीन, आपने देखा कि इस मकसद बिल्कुल इंटीरियर के इलाके में, आप यकीनन टीवी के ऊपर सुनते रहे होंगे, मुख्तलिफ सियासतदान जो है हमारे दूसरे जो रिफाई तंजीमें हैं वो भी ये कहती हैं कि जनाब आप जो हमारे इंटीरियर इलाके में तरक्की नहीं होती, ये आप शायद समझते हो कि ये कुछ सियासी बयान आता है, लेकिन यहाँ आके पता वाकई चलता है कि गन्ने जैसी अहम फसल जो है वो सिर्फ जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होती थी, ना उससे गुड़ बनता था, ना उससे शक्कर बनती थी। मुझे नहीं समझ आ रही कि बहरहाल, लेकिन हकीकत यही है। तो दूसरा सेशन, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे भी जाना है, दूसरे सेशन में हम अपने काश्तकार भाइयों के पास जाएंगे और मैं यकीनन उनसे भी पूछूंगा कि उन्हें इतनी देर में अकल क्यों आई। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।